हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, सीटेट, बीएड या डीएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में बाल विकास से रिलेटेड दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। वही सारे प्रश्नों के बारे में दोस्तों आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से एक दो प्रश्न अवश्य है कि पूछा जाएगा। और दोस्तों, बाल विकास आपके सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों के लिए अनिवार्य है, इसलिए आप प्रतिदिन क्लास शाम 7 बजे जरूर से क्लास को ज्वाइन कर ले। और यह हमारा ध्यान दीजिएगा 11 नंबर का क्लास है। अतः आपसे निवेदन है दोस्तों, इससे पहले जो भी क्लास आप नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम के लिए दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा आज के बाल विकास का पहला प्रश्न है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। दोस्तों बताइए, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि दोस्तों बताइए छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए तब, या फिर बी में है छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो तब, या फिर सी में है शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, डी में है शिक्षण अधिगम को निर्देशित करे। तो बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि शिक्षण और प्रभावी हो सकता है। दोस्तों बताइए, यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए तब, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। शिक्षण प्रभावी हो जाता है, इसमें क्या था दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, इसमें था शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, ठीक है। और इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि दोस्तों बताइए कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए तब, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा बी में है कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए, सी में है दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिया जाए, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि शिक्षण प्रभावी हो जाता है। दोस्तों बताइए कैसे हो जाता है शिक्षण प्रभावी? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि दोस्तों छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए तब, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक। बताइए दोस्तों, एक उत्तम कक्षा कक्ष में, ठीक है, यहाँ पे कक्षा कक्ष में शिक्षक दोस्तों बताइए छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, या फिर एक उत्तम कक्षा कक्ष में शिक्षक, ध्यान दीजिएगा, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, या फिर सी में है एक उत्तम कक्षा कक्ष में शिक्षक छात्रों को वास्तविक वैश्विक, ध्यान दीजिएगा, परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, या उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? एक उत्तम कक्षा कक्ष में शिक्षक, बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल हिचकिचाएं ना दोस्तों, और कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए? एक उत्तम कक्षा कक्ष में शिक्षक दोस्तों ध्यान दीजिएगा छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, वो भी बिल्कुल सही है दोस्तों। छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की विशेषता क्या है? दोस्तों बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि सृजनात्मकता की विशेषता क्या है? मौलिकता, ध्यान दीजिएगा, प्रवाहशीलता है, लचीलापन, या फिर उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? सृजनात्मकता की विशेषता क्या है दोस्तों इनमें से? तो ध्यान दीजिएगा, मौलिकता भी है दोस्तों, प्रवाहशीलता भी है, लचीलापन भी है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती है। दोस्तों सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती है। दोस्तों बताइए निम्न विशेषताएं क्या होती है? इनमें से अधिगम में क्रियाशीलता होना, या फिर छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा
ज्ञान का निर्माण करना है या उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। समांतर छात्रों में दोस्तों ध्यान दीजिएगा पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती है। दोस्तों बताइए इनमें से क्या विशेषताएं होती है। तो ध्यान दीजिएगा अधिगम में क्रियाशीलता भी, ये भी हमारा सही है। छात्रों में सीखने की योग्यता भी होना जरूरी है। स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, दोस्तों ये भी विशेषताएं होती है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है। दोस्तों बताइए एक मंद या धीमी गति से दोस्तों सीखने वाले बालक को जरूरत किस चीज की होती है, इनमें से बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। अतिरिक्त सहायता की जरूरत होती है, विशेष सहायता की जरूरत होती है, या फिर किसी सहायता की नहीं, या फिर कुछ सहायता की। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है। दोस्तों बताइए विशेष सहायता की, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप दोस्तों बताइए दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था। बी में उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था। सी में है किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे। डी में है सही उत्तर बताएंगे। तो बताइए दोस्तों इनमें से आप क्या कार्य करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि आप किसी भी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, या फिर किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी यदि दोस्तों गलत जवाब देता है तो आप दोस्तों बताइए इनमें से क्या कार्य करेंगे। तो जल्द से जल्द दोस्तों बताइए इनमें से आप क्या कार्य करेंगे। तो उसे बताएंगे कि उसका उत्तर क्या है दोस्तों, आंसर क्या है, गलत है, और क्यों था ये भी आप बताइएगा, उसका सही आंसर बताइएगा। तो हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। दोस्तों बताइए अधिगम का सरलीकरण से शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना। डी में है शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि शिक्षण को निम्न प्रकार से दोस्तों परिभाषित किया जाता है। दोस्तों बताइए किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना शिक्षण को दोस्तों परिभाषित किया जाता है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बाल विकास से आपके नजरों से छूटे ना और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है। दोस्तों बताइए परावर्तक, अंतःक्रियात्मक, या फिर प्रक्षेपण या संकलित। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर है दोस्तों शिक्षक का है, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तर है जो दोस्तों शिक्षण का है। क्या है, शिक्षण का है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो अंतःक्रियात्मक स्तर दोस्तों शिक्षण का है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। दोस्तों बताइए भाषण विधि को, अंतःक्रियात्मक विधियां को, या फिर वर्णनात्मक को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। दोस्तों बताइए शिक्षकों को दोस्तों बताइए इनमें से कौन सी शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा अंतःक्रियात्मक विधियां को दोस्तों ध्यान दीजिएगा शिक्षक को अंतःक्रियात्मक विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि दोस्तों बताइए इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है। सी में है उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। डी में है ध्यान दीजिएगा वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श सर्वाधिक उपयोगी यह है कि दोस्तों बताइए उपयोगिता
यह है कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि होती है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक न किए हो दोस्तों तो लाइक अवश्य किया कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। और दोस्तों चैनल में आप पहली बार दोस्तों चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और आप प्रतिदिन क्लास दोस्तों शाम 7 बजे बाल विकास का ज्वाइन कर सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें दोस्तों बताइए, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है, या फिर बी में है एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, या फिर डी सी में है कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त सभी। तो हमारा इनमें से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें, बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। शिक्षकों की भूमिका है दोस्तों बताइए, ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, सी में है छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना, डी में है उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षकों की भूमिका है दोस्तों बताइए, ज्ञान का संप्रेषण करना, ये भी हमारा सही है। छात्रों को अनुशासन में रखना, ये भी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए दोस्तों बताइए क्या करना चाहिए। ज्ञान का मौखिक हस्तांतरण करना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन करना चाहिए, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण देना चाहिए, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि पठन पाठन में शिक्षकों को दोस्तों करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण करना चाहिए। हमारा दोस्तों सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं दोस्तों बताइए कैसे। उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अधिक पुस्तकें देकर, सी में है उसे अधिक समय देकर, डी में है उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं दोस्तों बताइए कैसे कर सकते हैं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं दोस्तों, उस पर अधिक ध्यान देकर, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार जन्म से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए में है, ध्यान दीजिएगा, संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था, बी में है पूर्व संक्राय अवस्था, या फिर मूर्त संकार्य अवस्था, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है औपचारिक संक्राय अवस्था। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। इसमें ध्यान दीजिएगा 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा मूर्त संकार्य अवस्था कहते हैं। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बात कर रहे हैं। तो बताइए दोस्तों, ए में है उनकी उपेक्षा करके, बी में है उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, सी में है उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, या फिर डी में है उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन, ध्यान दीजिएगा, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि क्या है दोस्तों बताइए। प्रक्षेपी विधि, साक्षात्कार विधि,
प्रश्नावली विधि या फिर समाज मिति विधि। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि इनमें से क्या है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेपी विधि। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, भारत में शिक्षा प्रणाली दोस्तों बताइए छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, बी में है रोजगार के लिए तैयार करती है, सी में है व्यवसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, डी में है परीक्षा के लिए तैयार करती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि भारत में शिक्षा प्रणाली दोस्तों रोजगार के लिए तैयार करती है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है, एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानते हेतु, ध्यान दीजिएगा जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों बताइए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। ए में है ध्यान दीजिएगा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, व्यक्तिगत अध्ययन विधि या फिर प्रायोगिक विधि का प्रयोग करना चाहिए, या फिर दोस्तों पर्यवेक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग करना चाहिए, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है दोस्तों बताइए प्रत्ययों के शिक्षण में, कौशल के शिक्षण में, तथ्यों के शिक्षण में, या फिर डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर कि मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है दोस्तों बताइए इनमें से हमारा क्या होगा, कौशल के शिक्षण में कम प्रभावी है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र दोस्तों बताइए कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सह संबंध रखता है, बी में है कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता, सी में है वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता, सी में डी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करता। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र दोस्तों बताइए इनमें से क्या होगा हमारा इसका आंसर। तो ध्यान दीजिएगा हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा कि एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सह संबंध रखता है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका है दोस्तों बताइए ज्ञान का हस्तांतरण करना, ज्ञान देना, या फिर कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, डी में है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि शिक्षक की भूमिका है दोस्तों बताइए एक शिक्षक की भूमिका क्या है इनमें से। तो ध्यान दीजिएगा शिक्षक की भूमिका है ज्ञान का हस्तांतरण करना, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते दोस्तों बताइए कैसे, उच्च स्वर में बोलकर, श्याम पट पर लिखकर, या फिर सी में है चित्र बनाकर, डी में है उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा उद्दीपन परिवर्तन द्वारा, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं दोस्तों कैसे, तो उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है दोस्तों बताइए निम्न जीवन दोस्तों कौशल आवश्यक है, बताइए इनमें से क्या होगा। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की आवश्यक है, या फिर निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य, या फिर उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए दोस्तों छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है, बताइए दोस्तों इनमें से क्या आवश्यक है। तो प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का भी, निर्णय लेने की योग्यता कौशल आवश्यक है दोस्तों, सी में है भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य की भी जरूरत है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे दोस्तों बताइए आप क्या करेंगे। ए में है छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, या फिर बी में है टालने का प्रयास करेंगे, सी में है प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे, डी में है ध्यान दीजिएगा छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए
झिड़क देंगे। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है आपसे तो जिसका उत्तर दोस्तों आपके पास नहीं है तो बताइए आप इनमें से क्या कार्य करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र दोस्तों बताइए भाषण सुन सके या फिर कक्ष के शिक्षक के भाषण के नोट्स ले सके, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में है कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, डी में है छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र दोस्तों बताइए इनमें से क्या होगा कि छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। हमारा डी ऑप्शन इनमें से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों बताइए शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना, बी में है विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, सी में है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, डी में है विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बताइए शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है दोस्तों बताइए अधिगम की कठिनाई को जानना अत्यावश्यक है, या फिर बी में है उसके व्यक्तित्व को जानना, सी में है उसके घर के वातावरण को जानना, या फिर उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है दोस्तों बताइए अधिगम की कठिनाई को भी दोस्तों हमारा ए भी इसका आंसर हो जाएगा, उसके व्यक्तित्व को भी ये भी हमारा बिल्कुल सही है, उसके घर के वातावरण को भी हमारा ये भी सही है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है दोस्तों बताइए कला विज्ञान विद्यात्मक विज्ञान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा विज्ञान हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।